नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में, जहां पर हम आपके लिए लेके आते हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई रोचक जानकारी। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लेके आए हैं आपके लिए एक कहानी एक पहाड़ी फौजी की। नौकरी पेशा लोगों में पहाड़ के प्रवास का लगभग 90% सेना, पुलिस और अर्धसैनिक संगठनों में है। पहाड़ के जो लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं, कई मायनों में उनका प्रवास बेहद दयनीय और भयावह भी है। यह ऐसा प्रवास है जिसमें वह प्रदेश में अपना स्थायी कुछ भी नहीं जोड़ सकता। मसलन सेना के रोल कॉल में हर सिपाही को सूबेदार मेजर यही हिदायत देता है कि वह अपने साथ कम से कम सामान रखे, ज़्यादा से ज़्यादा एक बिस्तर, एक ट्रंक और एक किट। पता नहीं किस घड़ी उसे छावनी छोड़कर दूसरी छावनी जाना पड़े। ऐसे मौके पर उसे हर समय के लिए लगभग तैयारी की स्थिति में होना होता है। मूवमेंट ऑर्डर हाथ में आते ही उसे फौरन चल देना होता है। ले देकर पहाड़ी फौजी का असली मोह अपने घर परिवार से ही होता है। वह बेताबी से अपनी सालाना छुट्टियों का इंतज़ार करता है, जो लगभग 60 दिन की होती है। रेलगाड़ी के डिब्बे से उतरकर जब वह ऋषिकेश, कोटद्वार, काठगोदाम, रामनगर या देहरादून के बस स्टेशनों पर पहुंचता है, तो बस का टिकट खरीदने से पहले ढेर सारा सामान इन मंडियों से घर के लिए खरीदता है। इस सामान में उसका पूरा घरेलू मोह भरा होता है। गुड़ की भेली, तेल, मसाला, तवा, तसला से लेकर लोहे की कील, पेंट का डिब्बा, कपड़े और ज़रूरी दवाइयाँ इसमें शामिल होती हैं। पहाड़ के अधिकांश गांव ऐसे होते हैं जिनके सभी नौकरी पेशा सदस्य फौज में हैं। एक भाई सेना में, दूसरा नेवी में, तीसरा किसी अर्धसैनिक बल में और चौथा और पांचवा भी फौज के किसी संगठन में मिलेगा। ऐसे संयोग बहुत कम आते हैं जबकि पांचों भाई इकट्ठा हो सकें। परिवार में घटने वाली सबसे बड़ी त्रासदी अर्थात मौत पर भी पांचों भाई इकट्ठा नहीं हो सकते। अक्सर ऐसा भी होता है कि एक भाई आज सुबह विदा हो गया, दूसरा भाई उसी दिन शाम को पहुंच रहा है। फौज के कड़े कानूनों में बंधा इनका प्रवास बहुत ही दुखद है। फौजी की पत्नी ओबरे में लेटी है, सब वेदना शुरू है। शायद घंटे भर बाद नया शिशु जन्म ले लेगा, लेकिन फौजी एक मिनट भी अपने बच्चे की देखभाल के लिए घर पर नहीं टिक सकता। उसकी बस छूटने वाली है। वह चल पड़ा है जबरन एक कठोर चेहरा ओढ़े हुए जालंधर, मेरठ या रुड़की छावनी की ओर। 60 दिनों का निजी जीवन बिताने के बाद फिर वह फौजी छावनी की बैठकों में सामूहिक जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाता है। एक सामूहिक जीवन कुछ मायने में अच्छा है तो अधिकांश मायनों में बुरा। अच्छा इस मायने में कि फौजी अपना दुख सुख आपस में मिल बांट कर लेते हैं, और बुरा इस मायने में कि इस जीवन में फिट हो जाने के बाद फौजी बिना हुक्म के न पीछे देख सकता है, न आगे बढ़ सकता, न हंस सकता, न बोल सकता। लड़ाकू और बहादुर कौम होने के नाते गढ़वाल राइफल्स और कुमाऊं रेजिमेंट के अधिकांश बटालियनें सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसे नाजुक मोर्चों को संभाले होती हैं कि इनके सिपाही अपने स्वजनों को यह तक भी नहीं लिख सकते कि हम कहाँ हैं। ऐसे फौजियों की छुट्टियां मार्फत 56 या 99 एपीओ के पते पर ही आती जाती हैं। गोपनीयता झेलने की त्रासदी बड़ी अजीब है, यानी अपने प्रवास का सही पता ठिकाना बताने से भी ये मजबूर है। चिट्ठियाँ में भी इन्हें बताया जाता है कि वह मामूली समाचार ही लिखें। अपनी चिट्ठी खोले जाने के भय से इनकी चिट्ठियाँ अतरंगी नहीं होती। नई नवेली पहाड़ी दुल्हन के हाथों में जो चिट्ठी फौजी पति की ओर से आती है, वह नीरस कागज़ का एक टुकड़ा होती है जिसका सिर्फ रंग हरा होता है। और लड़ाई शुरू हो जाने पर पहाड़ के अधिकांश घरों में टेलीग्राम आना शुरू हो जाता है। यह टेलीग्राम फौजियों के लापता हो जाने के बारे में होते हैं, लेकिन इनका सीधा अर्थ ज़्यादातर मौत होता है। और यह सत्य हर भोली
भाली फौजी पहाड़ी की माँ या उसकी पत्नी बखूबी जानती है। इन तारों का सिलसिला काफ़ी पुराना है। प्रथम विश्व युद्ध के दिनों से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध और फिर भारत पाक, भारत चीन, भारत बांग्लादेश की लड़ाइयों तक कुछ फौजी ट्रेनिंग के दौरान भी मरते हैं। उनके तार वे वक्त कभी भी आ सकते हैं। फिर भी एक पहाड़ी का ही जिगरा है जो इन फौजी प्रवासियों के ऊपर छाए आसन्न मौत के अनवरत संकट को भी दिलेरी से झेल जाता है। जिले और तहसील के ट्रेजरी ऑफिसों में फौजी पेंशनरियों के हुजूम में ज़्यादातर चेहरे औरतों के ही होते हैं। कुछ जवान फौजियों की बीवी और कुछ इनकी वृद्ध माताएं। दफ्तर का चपरासी रुक रुक कर आवाज़ लगाता है, मिलिट्री पेंशनर मुसम्मात धनेश्वरी देवी जीवन सिंह हाजिर हो। लेकिन धनेश्वरी कितनी गरीब हुई है यह न तो भारत सरकार जान सकती है और ना ही उसका रक्षा मंत्रालय। पूरी जवानी फौज में खपा देने के बाद जब पहाड़ का फौजी अपने गांव लौटता है तब वह शारीरिक रूप से काफ़ी थक और टूट चुका होता है। एक मामूली रकम उसे पेंशन के तौर पर मिलती है। जमा फंड की मोटी रकम वह जो पाता है उसे या तो मकान बनाने में खर्च कर देता है या फिर अपनी बेटे बेटियों की शादी में। कुछ रकम वह अपने टूटे खेतों की मरम्मत पर खर्च कर देता है और कुछ भैंस बैल खरीदने में। लगभग 20-25 वर्षों का उसका अस्थायी प्रवास कितनी जल्दी खत्म हो जाता। घर पहुंचने पर उसे अपना बेकार हो जाना बहुत बुरी तरह से खलने लगता है। अधिकांश पेंशन पाने वाले फौजी अधेड़ अवस्था की दहलीज में होते हैं और परिवार की तमाम बड़ी जिम्मेदारी इनके आगे परसी होती है। शारीरिक टूटन के साथ साथ आर्थिक और मानसिक टूटन भी शुरू हो जाती है। फौज में रहते हुए उसको खाना, कपड़ा और अन्य कई सुविधाएं मिलती हैं। हफ्ते में खाने को मिलता है और पीने को शराब भी मिलती है। अब घर में मड़वे की रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल से हो पाता है। पीने की ललक में कच्ची दारू पीने को विवश हो जाता है। रिसेटलमेंट दफ्तर में चक्कर लगाता है लेकिन पढ़ा लिखा न होने की वजह से कहीं सेटल नहीं हो पाता। चौकीदारी, चपरासीगिरी जैसी छोटी नौकरियों पर लगना वह अपनी तौहीन समझता है। नौकरी में रहते हुए तनादन मनी ऑर्डर घर भेजता था, अब उधार मांग कर काम चलाना पड़ता है। कुछ ही महीनों के बाद पहाड़ी फौजी की हालत यह हो जाती है कि जब उसकी फुल पैंट घुटनों और पूरे बाँह की कमीज कोहनियों से फटने लगती है तो वह बिना दर्जी के ही उसको हाफ पैंट और हाफ आस्तीन की कमीज में बदल देता है। नौकरी में रहते हुए वह बाल बच्चों की उचित देखभाल और संरक्षण भी नहीं कर पाता, लिहाजा उसके बच्चे भी अब स्कूल छोड़कर भागने को तैयार रहते हैं। इस तरह फौजी का बच्चा फिर किसी छावनी में जाकर रंगरूट बन जाता है और उसकी पहली चिट्ठी जब बाप को मिलती है तो उसमें यह खुशखबरी भी होती है कि उसने चिट्ठी के साथ साथ अलग से 100 रुपये का मनी ऑर्डर भी किया है। इस भागे हुए बच्चे की चिट्ठी में अब कई हिदायतें होती हैं, जैसे कि भूली भूलियों के लिए नए कपड़े बनवा देना, उन्हें खूब ज़्यादा पढ़ाना, खर्चे की चिंता न करना, आदि आदि। फौज का पेंशन लेकर घर लौटता है तो कुछ महीनों के बाद उसके हाथ में फिर एक भागे हुए बच्चे की चिट्ठी होती है और यह क्रम टूटता नहीं। यह कहानी लिखी गई है मोहन थपियाल के द्वारा।